नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को आपको बस पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य छाट कर लिखिए। तो पहला है, जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र शुक्ल महान कवि हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जयशंकर प्रसाद का एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। एक घूंट, पंचपात्र, शिक्षा और संस्कृति, अनंत प्रकाश। तो हमने आपको बताया एक घूंट। तो एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो कौन है? जय शंकर प्रसाद। तो नोट कर लीजिए, एक घूंट के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना की? प्रेमचंद अपने घर में है किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण। संस्मरण नोट कर लीजिए, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना? एक संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम। उपन्यास का नाम क्या है? अनाम दास का पोता। क्या है? अनाम दास का पोता। अनाम दास का पोथा। इसके बाद नेक्स्ट है, आज हजारी प्रसाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध निबंध लेखक का नाम लिखिए। निबंध लेखक हैं हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो छायावादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां का क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। पहली क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो इसकी पीडीएफ हम दे देंगे आपको, तो वहां से भी आप इसे नोट कर लीजिएगा यदि कहीं पर ना समझ में आए तो। इसके बाद नेक्स्ट, पहला पॉइंट था श्रृंगार और प्रेम वेदना, दूसरा है सौंदर्य भावना। दूसरी क्या है? सौंदर्य भावना। सौंदर्य भावना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, खाका, आधुनिक काल के किसी एक कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के एक कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो क्या नाम है? राम नरेश त्रिपाठी। उनकी एक रचना का नाम है पथिक। क्या नाम है? पथिक। राम नरेश त्रिपाठी, उनकी एक रचना है पथिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक रचनाकार के रचयिता का नाम लिखिए। युगपथ, जमीन पक रही है, पंचवटी, त्रिधारा। तो हमने लिखा है पंचवटी। क्या पंचवटी के लेखक कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। तो क्या है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने दिया है पहले गद्यांश के, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह लेख केवल नीति और
सद्व्रत का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। तो इसके प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है मित्रता। तो पाठ का नाम क्या है? मित्रता। पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्या नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीडियो को पूरा देखिए, आपके पूरे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य राम शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, तो उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित, अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ बाहरी पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, जबकि उसकी गति को अवरोध करता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास और उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति व पतन की ओर ढकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बहू या हाथ के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देता है तथा सहारा देकर खड़ा कर देता है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में, युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की अपेक्षा उसका विनाश होना तय। यदि वह अच्छी संगति करता है तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमृत तत्व देता रहे जो सामने के हजारों थेपड़े को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे और रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का जो दूसरा पैराग्राफ था हमारा, ये दूसरा पैराग्राफ है। वो जिस पैराग्राफ का हमने आंसर बताया वो पैराग्राफ दूसरा था। इस पैराग्राफ ये दूसरा पैराग्राफ है, तो इसके क्वेश्चनों के आंसर एक करना था किसी एक में, तो आप हमें पहला वाला करके बताया आपको। यदि आपको दूसरा करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं। तो ये दूसरा था, देख लीजिए दूसरा था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसका काव्य संदर्भ भी लिखिए। तो हमने आपके लिए दूसरे का किया है, तो यदि आपको पहला आता हो तो आप कर लीजिए, यदि नहीं आता हो तो दूसरा देख लीजिए। हमने दूसरा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसका संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। तो संदर्भ क्या है इसका? प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
काव्य सुंदर संदर्भ के बाद देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि महाराणा प्रताप और उनके सेना नायक के वीरत्व का वर्णन किया है। व्याख्या है हमारी। महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के मध्य भयानक युद्ध चल रहा था। जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठता है और उस प्रकार उफान में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता, उसी प्रकार अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु महाराणा प्रताप के हृदय में उफान उठ गया था। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर तलवार उठा ली और अपने विरोधियों का संहार करना आरंभ कर दिया। मेवाड़ के राजकुमार ने मुगलों की सेनाओं के सर धड़ अलग करके अपनी जवानी को सार्थक को सिद्ध किया। महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देखकर मेवाड़ सेना नायक और सिपाहियों में उत्साह का संचार होने लगा था। पहले की अपेक्षा मेवाड़ की सेना में भी युद्ध में अपना प्रयास बढ़ा दिया और विपक्षियों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काव्य संदर्भ। भाषा थी इनकी खड़ी बोली, रस था वीर, शैली थी प्रबंध, गुण थे ओज, शब्द शक्ति थी अविधा, छंद था मुक्त। अलंकार क्या था इसमें? चढ़ चेतक में चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। काट काट में काट वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो हमने आपको बताया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देख लेते हैं। पहले कवि हैं पहले नंबर के जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय देख लीजिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के संगुनी नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिवभक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धरा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का, फिर 4 वर्ष पश्चात उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहां ना लगा। उन्होंने अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था। वे साहित्य पुस्तक पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू जी का निधन हो गया। जाने के बाद घर की स्थिति खराब हो गई, व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। रचनाएं देख लेते हैं। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य रत्न हैं। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं की रचना की। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया है। नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटक को नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीत कालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तर के साहित्य में अपने बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। काव्य देख लीजिए। आंसू, कमायनी, चित्रधारा, लहर और झरना। कहानी आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती और नाटक देख लीजिए। और निबंध। काव्य शैली देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और साहित्य में स्थान,
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद है अगला ख नंबर है सी का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी एक रचना। तुलसीदास, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत। तो बिहारी जी का जीवन परिचय देख लीजिए। कवि बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंद में माना जाता। उनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। बचपन से ही ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए थे। यहाँ पर आचार्य केशव दास ने इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। ये माथुर चौबे कहे जाते थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ही ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुदेले बाल, तरुनाई आई सुदर, मथुरा बसी ससुराल। ये दोहा उनके लिए प्रसिद्ध है। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा, फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि माने जाते थे। कहा जाता है कि जयसिंह कई रानी के प्रेम बस में होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा। नहीं परागु नहीं मधुर महु, नहीं विकासु इह काल, अली कली ही सौ विंध्यो आंगे कौन हवाल। जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्हें बिहारी को सम्मानित भी किया। आगरा आने के बाद बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1962 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना में भर गया और ये भगवान की भक्ति में लग गए। 1963 ईस्वी में ये रस सिद्ध कवि पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी रचनाएं देख लीजिए। बिहारी सतसई मुक्त शैली में रचित बिहारी की एकमात्र कृति है जिसमें 723 हैं। तो ये देख लीजिए उनका साहित्य स्थान। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दोहा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ श्लोक। तो ये आपके लिए श्लोक लिखा गया है, तो आप इसे देख लीजिए। कोकिल या इसके बाद कुछ ख नंबर है, निम्नलिखित किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने दो प्रश्नों की दुमुखा का आसीत, दुमुखा चंडाला आसीत, श्वेत केतु का आसीत, श्वेत केतु अरुणेशु आसीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, करुण रस या रास रस की किसी एक की परिभाषा दीजिए। तो हमने आपको करुण रस की परिभाषा दी है। तो हमने किसकी दी है? करुण रस की। नोट कर लीजिए आप। करुण रस की परिभाषा है, प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसके कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती। इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक स्थायी भाव का संचार होता है। तो प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर, उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से शोक स्थायी भाव का संचार होता है। उदाहरण देख लीजिए। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, वे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार का एक उदाहरण। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा दी हमने, जब उपमान में भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमान में भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्राय मनु मानो, मनो मनो, जनो जानो, निश्चय शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
उदाहरण देख लीजिए। सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सहल पर आतपु पयो प्रभात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग नंबर है, निम्नलिखित में प्रयुक्त छंद को पहचानिए और लिखिए। तो छंद दिया है, बंदो मनु पद कंज, रामायण जेहि निर्मऊ। तो ये प्रस्तुत उदाहरण में सोरठा छंद है। तो ये क्या है, एक सोरठा छंद है। स्पष्टीकरण देख लीजिए इसका, यह क्या है, सोरठा छंद है। इस उदाहरण में पहले बंदो मुनि पद कंज और तीसरे इसमें 11-11 मात्रा है और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा है। सम चरणों के अंत में जगण का निषेध है। तो यह सोरठा छंद का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों में से 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए। तो 6 दिए गए। अधि का हो जाएगा अधिकार, अति का हो जाएगा अतिशीघ्र, उप का हो जाएगा उपनयन। इसके बाद नेक्स्ट है, ख नंबर, निम्नलिखित में से 2 प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए। तो 2 का किया हमने, आवट का हो जाएगा बनावट, हट का हो जाएगा गर्माहट। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो अष्टग्रह 8 ग्रहों का समूह द्विगु समास है। अन्न और जल द्वंद्व समास है, अन्न और जल। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2 तत्समक रूप लिखिए। तो अनाज का हो जाएगा अनाज, श्राप का हो जाएगा साप। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी 2 के पर्यायवाची लिखिए। तो गाय के पर्यायवाची गौ, धेनु, गंगा के मंदाकिनी, भागीरथी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2 संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो सदा एव सदैव यड़ संधि है। गुरु आज्ञा गुरुज्ञा। इसके बाद ख नंबर है, शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति वचन लिखिए। तो शब्द दिए गए हमारे, रमा या हरि, मति या नदी। तो हमने मति का किया है, मति का तृतीय विभक्ति, मति का क्या हो जाएगा, मत्या। इसके बाद ग नंबर है, निम्नलिखित में से एक धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखिए। तो हमने किया है पठाम का। हमने किसका किया, पठाम का। तो पठाम में क्या है, धातु है पट, लकार है लट लकार, पुरुष है उत्तम, वचन है बहुवचन। तो हमने किसका किया है, पठाम का किया। तो पठाम में धातु है पट, लकार है लट लकार, पुरुष है उत्तम, वचन है बहुवचन। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संस्कृत के अनुवाद कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके अनुवाद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमने लिखा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। तो देख लीजिए, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध। मुख्य बिंदु होंगे हमारे जिन पर हम निबंध लिखने वाले हैं। प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी से कम करने के उपाय, बेरोजगारी के दुष्प्रभाव और उपसंहार। तो प्रस्तावना देख लीजिए, आज अनेक समस्याएं भारत में विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बेरोजगारी की समस्या इनमें से हर वर्ग का युवक समस्या से जूझ रहा है। तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो ये पूरा ऐसे देख लीजिए जो आपके लिए आपके पेपर में आया हुआ है। इसका पूरा ऐसे है। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी किस प्रकार से फैल रही है, कारण क्या है, वो ये देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, बेरोजगारी को कम करने के उपाय। बेरोजगारी कैसे कम कर सकते हैं या बेरोजगारी को कम करने के क्या उपाय हैं। बेरोजगारी के दुष्प्रभाव देख लीजिए और उपसंहार। क्या है, उपसंहार। इसके बाद नेक्स्ट है, अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो ये खंड काव्य, आपका जो खंड काव्य उसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। कर्ण खंड काव्य, तुमल खंड काव्य, और ये सारे खंड काव्य आपके दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, इससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।